बट अगर हम सोचे कि हमने एक्स को माफ़ कर दिया और वापस उसी के पास चले गए, तो कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पैक्ट करती है उसमें, तो विच इज़ नॉट राइट। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उससे काफ़ी थॉट्स को काम डाउन होते हैं हमारे थॉट्स, और हमारे थॉट्स जब रुकते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली जो एंग्जाइटी लेवल है वो कम होने लगता है। कम टाइम में हम जो 6-3-6 ब्रीदिंग है उसको फॉलो करते हुए हम अपने लंग्स को और हमारी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। उनके लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको अगर वो फॉरगिव करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंचती है। तो बहुत सारे रीजन है इस वजह से वो किसी को माफ नहीं कर पाते। जब हम किसी को फॉरगिवनेस नहीं करते हैं और किसी के प्रति अपने मन में गुस्से की भावना या जेलसी की भावना, रिजेंटमेंट की भावना रखते हैं और प्रोलॉन्ग इसको रखते जाते हैं, तो हमारा फिजिकल बॉडी के अलावा हमारा जो एथरिक बॉडी है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। 100% फॉरगिवनेस अपने लिए होता है, नहीं तो हम अपने को बांध कर रख लेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बेली आउट, 1 2 3। लोग अक्सर कहते हैं आई फॉरगिव बट आई कांट फॉरगेट, लेकिन असली फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है? क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि माफी वो दूसरों को माफ करने के लिए मांग रहे हैं या फिर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मांग रहे हैं। तो आज हमारे साथ है निधि शर्मा मैम, जो कि हमें असली फॉरगिवनेस का मतलब बताएगी और जो हमारे दिमाग में जो भी मिसकंसेप्शन है इस चीज को लेके उसको भी क्लियर करेंगे। तो मैम, कैसा लग रहा है आज आपको रॉ माइक पर आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है यहाँ की। तो लेट्स स्टार्ट विद तो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था जो मैंने अभी इंट्रो में भी बोला कि आई फॉरगिव बट आई कांट फॉरगेट। ये लोग अक्सर कहते रहते हैं, लेकिन इसका असली फॉरगिवनेस का मतलब क्या है? सी, ट्रू मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस होता है थ्रू हार्ट, यानी कि हम भूल जाते हैं, बट लेकिन उस चीज़ से क्या लर्निंग मिली हमें वो याद रखना है। सो इट्स बोथ वे, इट्स रिलेटेड टू आवर माइंड एंड हार्ट। यानी कि जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो हम सामने वाले इंसान से, उसके साथ जो भी हमारे मन में ग्रजेस हैं या रिजेंटमेंट है, उसको हम भूलते हैं। और जब हम उसके बारे में वापस सोचते हैं, हमें वैसी पेन या हमें वैसे रिजेंटमेंट उसके प्रति नहीं फील होता। दिस इज कॉल्ड ट्रू फॉरगिवनेस। एंड फॉरगेटिंग मीन्स कि जो हमने उनको याद करा और हमारे पास जो उनके हमारे मन में उनके लिए बदले की भावना थी, उसको हम भूल जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें ना सिर्फ हमारा फ़ायदा होता है, सामने वाले का भी फ़ायदा होता है। It's but more of it is related to our progress. So letting go of our resentment, anger is called forgiveness. जैसे फॉरगिवनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फॉरगिवनेस मैम खुद के लिए होता है या फिर दूसरों के लिए होता है? 100% फॉरगिवनेस अपने लिए होता है, नहीं तो हम अपने को बांध कर रख लेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कि आपने हाथ में एक पॉट पकड़ा है। अब काफ़ी देर तक उस पॉट को अगर पकड़ते रहेंगे तो आपको क्या फील होगा? कुछ देर के बाद आप थक जाएंगे, हाथ दुखने लगेंगे। फिर आप सोचेंगे कि मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। बर्डन टाइप एक्चुअली बर्डन फील होगा, हैवीनेस फील होगा। तो यू फील कि कुछ देर तो मैं उसको पकड़ सकती हूँ, बट कुछ देर के बाद आपकी बॉडी उसको मना कर देगी। तो सेम हमारा फॉरगिवनेस के साथ भी ऐसा है। जब हम किसी को फॉरगिवनेस नहीं करते हैं और किसी के प्रति अपने मन में गुस्से की भावना या जेलसी की भावना, रिजेंटमेंट की भावना रखते हैं और प्रोलॉन्ग इसको रखते जाते हैं, तो हमारा फिजिकल बॉडी के अलावा हमारा जो एथरिक बॉडी है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो धीरे धीरे वो कई बीमारियों का शिकार में हम आ जाते हैं, जिसको कि हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। अच्छा। जो कि मन ही मन में हम सोचते रहते हैं और
उसको एक टाइम आएगा कि हम इतना भर जाएंगे कि वो कभी ना कभी तो ओवरथिंक करते करते वो एक ग्लास है ना, वो फुल हो जाएगा एक फुल टाइम हो पे। जाएगा। मान लो कि जैसे हमने हाथ में गरम कोयला पकड़ा है, कुछ देर तो हम उसको पकड़ लेंगे, बट पकड़ने के कुछ सेकंड के बाद ही वो हमारा हाथ जलने लग जाता है। सेम ऐसे ही जब हम ऐसी एंगर की भावना या कुछ भी नेगेटिव किसी के प्रति हम सोचकर अपने अंदर उसको रखते जाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो हमें ही इम्पैक्ट करता है। तो जैसे कि तो हम उसको छोड़ देंगे तो उसी में ही हमारी भलाई है, और वो हम अपने लिए करते हैं। क्योंकि उससे हमारे ही दिमाग को शांति मिलेगी, हम Yes. आगे बढ़ पाएंगे, उस चीज से निकल पाएंगे, वरना हाँ. फिर हम वहीं पे स्टक हो जाएंगे। यस बिल्कुल, नहीं तो हम वहीं पे स्ट्रक होके स्ट्रेस में वहीं पे अपने आप को पीछे की ओर कर लेंगे और आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे कि मैम आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग होते हैं किसी को माफ नहीं करते, वो हर्ट फील करते हैं तो उस हर्ट के साथ ही वो जीते रहते हैं। उनके लिए फॉरगिवनेस बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब क्या है उन लोगों को? क्योंकि वो किसी को फॉरगिव नहीं करना चाहते। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। उनको शायद लगता है कि सामने वाला गलत था और वो उसको फॉरगिव करके गलत का साथ दे रहे हैं, या फिर उनको वैलिडेशन नहीं मिल पाता, या फिर वो सामने वाले को उनके लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको अगर वो फॉरगिव करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंचती है। तो बहुत सारे रीज़न है, इस वजह से वो किसी को माफ़ नहीं कर पाते। जैसे मैम ब्रीथिंग, अब सांस तो हर कोई ले रहा है, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है? मतलब ब्रीथिंग किस चीज से रिलेटेड होती है? ब्रीथिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर माइंड। जैसे हम राइट ब्रीदिंग करते हैं तो उससे हमारा माइंड में जो बहुत सारे थॉट्स चलते हैं वो काम होते हैं। हमारे एंगर इश्यूज या हमारे एंजाइटी इश्यूज, राइट वे में जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा राइट तरीके से ब्रीदिंग करने से 70% ऑफ आवर लंग्स कैपेसिटी इंक्रीजेस, और उससे हमारी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। और साथ में जब हम ब्रीदिंग करते हैं रेगुलर, अगर हम 3 टाइम्स डेली 5 मिनट्स भी अगर ब्रीदिंग कर लेते हैं, इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी तो इंक्रीज होती है, साथ में हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी अच्छा होता है, और साथ में हमारी फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारी जो इमोशनल बॉडी होती है वो भी इम्प्रूव होती है। तो यानी हमारी ब्रीदिंग से ना केवल हमारे लंग्स, हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, इसके साथ साथ बहुत सारी भयंकर बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं अगर हम 5 मिनट लगाकर, बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाओ, लेकिन उससे ही हमारा फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारी इमोशनल बॉडी भी हील होती है और बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स भी दूर होते हैं। और मैम जैसे आपने बताया कि ब्रीथिंग टेक्निक भी एक बहुत बेनिफिट है इस चीज के, तो कोई एक टिप आप बताना चाहेंगे या फिर कोई हीलिंग टेक्निक? यस, हमारे पास एक योग प्राण विद्या के द्वारा एक बहुत ही कम टाइम में हम जो 636 ब्रीदिंग है उसको फॉलो करते हुए हम अपने लंग्स को और हमारी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। इसमें 6 इनहेल करना है, 3 होल्ड करना है, देन 6 एक्सहेल करना है, देन फिर 3 होल्ड करना है। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, हम रेगुलर करते हैं इसको, और हम यहाँ पे भी अभी करेंगे उसको। तो उसके प्रैक्टिस से हम अगर डेली करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं उससे। तो एक बार ट्राई करते हैं मैम। जी हाँ बिल्कुल, हम 636 ब्रीदिंग जो कि श्री NJ रेड्डी द्वारा दिया गया है, जो कि योग प्राण विद्या के फाउंडर हैं। तो उन्होंने ये टेक्निक हमें बताई जिसमें हम 6 पहले इनहेल करेंगे। इससे हम इमेजिन करेंगे जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, और जब फ्रेश ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी तो वो हमारी सारी बॉडी पार्ट्स में जाएगी। उसके बाद हम होल्ड करेंगे। फिर जब हम एक्सेल करेंगे तो जो
कार्बन डाइऑक्साइड हैं या डिजीज्ड एनर्जीज हैं वो बाहर निकल जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द 6-3-6 ब्रीदिंग। इनहेल स्लोली, हम रिसेप्टिव पोजीशन में बैठेंगे, दोनों हाथ ओपन पोजीशन में, देन इनहेल करेंगे। देन इनहेल करते हुए हमारा जो बेली है वो आउट होगा, क्योंकि जब हम फ्रेश ऑक्सीजन, यस दिस इज अ राइट वे ऑफ डूइंग ब्रीदिंग। तो जब बेली आउट होगा तो हमारे जैसे एक बैलून फूलता है उस टाइप हम अपने बेली को फुलाएंगे और फ्रेश ऑक्सीजन को हम अपने अंदर लेके जाएंगे। और जब हम होल्ड करेंगे तो 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे 3 काउंट पे। फिर उसके बाद जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमारा जो टमी है वो अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो विल स्टार्ट। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। तो हम क्लोज योर आईज, देन टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल स्लोली till 6 count, belly out, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then hold, 1, 2, 3, then exhale, belly in, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then hold, 1, 2, 3। तो इसको हम 6 टाइम्स रिपीट करेंगे। इनहेल स्लोली, रिलैक्स, होल्ड, एक्सहेल स्लोली, रिलैक्स, इनहेल slowly, relax, exhale, slowly, relax. Inhale, 6 count, slowly, exhale, slowly. Inhale, slowly, exhale, slowly. Inhale, slowly, exhale, slowly. Inhale, slowly, exhale, slowly. Relax. अब धीरे से हम अपनी आईज को खोलेंगे। Now, how are you feeling? बहुत सुकून सा लग रहा है, लेकिन मैंने ऐसे टमी बाहर वाला कभी इनहेल नहीं किया था। हाँ, एक्चुअली अलग था। हाँ, इससे जब हम करते हैं तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत इम्प्रूव होती है। ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई फोर्स लग रही है। यस, एक्चुअली दिस इज अ राइट वे ऑफ डूइंग ब्रीदिंग, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं जो फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है वो हमारे पूरी बॉडी में जाती है थ्रू बेली ब्रीदिंग से। तो जब हम उसको होल्ड करते हैं वो सारे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होती है और एक प्रेशर बनता है, और फिर वापस जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उससे जितनी भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है, और इससे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनता है। तो बहुत हमारा ऑरा भी ब्राइट होता है इससे। अच्छा, तो मैम जैसे ब्रीथिंग टेक्निक आपने मुझे बताई, तो ब्रीथिंग से क्या एंजाइटी, एंगर इश्यूज भी दूर हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एंजाइटी के लिए ब्रीदिंग, जब हम एकदम बहुत सारे हमारे थॉट्स आने लग जाते हैं, हम ना चाहते हुए भी कई बार हमारे एक के बाद एक थॉट्स चलते रहते हैं, क्योंकि आजकल की भागम दौड़ की ज़िंदगी में हर कोई इतना व्यस्त है, इतने उनको स्ट्रेस है, एंजाइटी लेवल बढ़ता जा रहा है। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उससे काफ़ी थॉट्स को काम डाउन होते हैं हमारे थॉट्स, और हमारे थॉट्स जब रुकते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली जो एंजाइटी लेवल है वो कम होने लगता है। क्योंकि मैंने कई बार सुना है ना, जैसे लोग बोलते हैं कोई गुस्से में है या फिर कोई ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, परेशान है, तो कहते हैं बैठ जाओ, पहले सांस ले लो 2 मिनट,
बिल्कुल। तो ये चीज आज मुझे रियल में समझ में आ रही है। मुझे लगता था सिर्फ ऐसे नॉर्मली बैठने के लिए, क्या शांति के लिए बोल रहा है, लेकिन जब वो ब्रीथिंग की उसके बाद लगा कि सच में माइंड बहुत रिलैक्स फील करता है, हाँ, बहुत सारे अच्छे से सोच पाते हाँ, हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे थॉट्स काफी क्लियर हो जाते हैं और हमारे माइंड फ्रेश हो जाता है, तो थॉट्स भी कम होते हैं। एक इंटरेस्टिंग सा गेम करते हैं अब मैम, ठीक है? मैं बिल्कुल। आपको एक स्टेटमेंट दूंगी, आपको बताना है वो मिथ है या फैक्ट है, फिर एक Sure. रीजन देना है। हाँ हाँ, ठीक बिल्कुल। है, सबसे पहली स्टेटमेंट है फॉरगिवनेस मतलब सामने वाले को दोबारा सेम चांस देना। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इट्स मिथ, बिकॉज फॉरगिवनेस जब हम करते हैं तो हम उस चीज़ को लेट गो करते हैं, ना कि उस चीज़ को दोबारा किसी पर्सन को दोबारा चांस देते हैं। उस चीज़ में लर्निंग क्या मिली हमें वो लेसन लर्न करना है और आगे की ओर बढ़ना है। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस सिर्फ योगा लोगों के लिए होती है? नहीं, इट्स मिथ, ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग देखो, जब कोई बच्चा भी पैदा होता है तो सांस से कहते हैं लाइफ स्टार्ट होती है, हाँ जी। और जब कोई इंसान जाता है तब भी वो सांस छोड़ता है। तो ये सिर्फ योगा लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो सब इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जेन्युइनली। फॉरगिवनेस से मेंटल पीस इम्प्रूव होती है। यस, जब हम लेट गो कर देते हैं, क्योंकि हम वो पास्ट ट्रॉमा में ही अगर हम फॉरगिवनेस नहीं करेंगे तो पास्ट ट्रॉमा में ही हम सोचते रहेंगे और उसी को सोच सोच के हम बहुत सारी बीमारियों को बढ़ाएंगे। तो जब हम फॉरगिवनेस करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। गलत ब्रीथिंग पैटर्न से एंजाइटी बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें जब हम गलत ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनबैलेंस हो जाता है, तो जिससे बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है। क्या किसी को बिना माफ किए भी आगे बढ़ा जा सकता है? ऐसा नहीं है, माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस करा कि माफ़ी के बिना हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो माफ़ी तो ज़रूरी है, नहीं तो हम उसी को होल्ड कर कर वहीं पे सोचते रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो फॉरगिवनेस है, क्या उसका मतलब कहीं ना कहीं बाउंड्रीज को तोड़ना होता है? ऐसा नहीं है। फॉरगिवनेस इज रिलेटेड टू आवर हार्ट एंड बाउंड्रीज आर रिलेटेड टू आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। कहीं ना कहीं हम फॉरगिवनेस करते हैं, बट हमारी एक बाउंड्रीज भी होती हैं। ऐसा नहीं है फॉरगिव कर दिया और हम उसको बोलें कि चलो हम घूमने चलते हैं, मूवी देख के आते हैं या कॉफ़ी पी के आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हमें उस चीज़ से क्या लेसन मिला, या सामने वाले को क्या लेसन मिला, या उसने क्या सीखा अपनी गलतियों से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नहीं तो हम उसी लूप में घूमते जाएंगे, बार बार वो सिचुएशन आएगी और बार बार वो हमें सफ़र करना पड़ेगा। तो बेस्ट पार्ट इज़ कि फॉरगिवनेस से हम क्या लेसन सीख रहे हैं उसे जल्दी ही सीख लें, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो लोग बार बार हर्ट करते हैं, क्या उनको माफ़ कर देना सही है? देखो, अगर तो वो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, फिर उनको माफ़ करना ठीक है। बट अगर सामने वाला अपनी बार बार गलती कर ही जा रहा है और उसको वो लर्निंग नहीं मिल पा रही और उसके साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू फॉरगिव। तो बेटर रहता है इन दैट केस कि आप खुद को आगे बढ़ाएं और उसी में स्टक ना हो। आजकल लोगों के लिए ना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और फॉरगिवनेस, क्या ये साथ चल सकती हैं दोनों चीज़ें? हाँ, बिल्कुल साथ चल सकती हैं। मैं तो बोलूँगी कि दोनों एक दूसरे के साथ चलें तो फॉरगिवनेस रियल मायने में इम्पैक्ट करती है। क्योंकि फॉरगिवनेस से हम सामने वाले को, जो हमारे मन में उसके लिए एंगर है या रिजेंटमेंट है, उसको छोड़ देते हैं, उस भावना को छोड़ देते हैं और उसमें से क्या सीखने को मिला वो हम सीखते हैं, बट विद इन दैट बाउंड्रीज। तो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले को ये लगे कि हमने फॉरगिव कर दिया और वो फॉर ग्रांटेड ले और आगे से हमारी माफ़ तो कर ही दिया है और वो उस चीज़ को हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे इम्पैक्ट हो।
जैसे फॉरगिवनेस एक डिसीजन हो गया कि हाँ चलो माफ कर देते हैं, या फिर एक प्रोसेस होता है, पहले दिमाग से सोचना फिर उस चीज को देखना, आप क्या बोलो? नहीं, एक्चुअली में फॉरगिवनेस सबसे पहले तो हमारे माइंड में आती है, हम सोचते हैं, तो इट इज़ मोर रिलेटेड टू माइंड ऑल्सो, एंड लेटर ऑन इट बिकम्स अ प्रोसेस। यानी कि हम पहले सोचेंगे कि हम चलो इसको माफ़ कर देते हैं, हमारे माइंड में वो आइडिया आता है या हम उसके बारे में सोचते हैं, सो इट इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड। And there is a proper way, especially in Yoga Prana Vidya, we have a proper way in which we do forgiveness by sitting and by thinking about that particular person, and we remember that person and we ask forgiveness. And ऐसा नहीं है कि forgiveness हम उसी को करते हैं जिसने हमें दुख दिया या हम उनसे परेशान हैं। फॉरगिवनेस हम उनके लिए भी करते हैं जिनको हमने दुख दिया या हमसे कोई परेशान है, क्योंकि या फॉरगिवनेस हम अपने लिए भी करते हैं, क्योंकि हम हम सभी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हैं। तो जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं, यहाँ एक वाइट लाइट है जो जिसके हम सारे एक कण मान सकते हैं कि हम सब कण हैं। तो उस वाइट लाइट से जो निकले वाले सारे कण हैं वो धरती पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो जब हम सीखते हैं तो जाने अनजाने में हमसे कई गलतियां हो जाती हैं। कई बार हम किसी से परेशान होते हैं, कई बार सामने वाले हमसे परेशान होते हैं, या फिर हम ही खुद को दोषी मानने लग जाते हैं, कोई गिल्ट की भावना हम अपने मन में रखते हैं। तो इन तीनों केस में फॉरगिवनेस बहुत काम आती है। जब हम फॉरगिवनेस करते हैं अपने आप से या किसी से करते हैं या उनको फॉरगिव करते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया, तो ये हमारा ना कि फिज़िकली हमें हेल्थ इम्प्रूव होती है, बट स्पिरिचुअली भी हमें काफ़ी ग्रोथ मिलती है इससे। अच्छा, जैसे कि आजकल ऑडियंस बहुत कनेक्ट कर पाएगी कि एक्स को माफ करना एक हीलिंग प्रोसेस है या फिर खुद को ही धोखा देना? देखो, जब तक एक्स को हम माफ़ करते हैं और उसके वापस आगे बढ़ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने माफ़ कर दिया और हम अपनी ग्रोथ के बीच में आगे आ गए। हमने उस चीज़ पे अपने आप को दुखी करके या ट्रॉमा में आके वहीं पे नहीं रोक लिया, तब तक तो इट्स ओके। बट अगर हम सोचे कि हमने एक्स को माफ़ कर दिया और वापस उसी के पास चले गए, तो कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पैक्ट करती है उस पर, तो विच इज़ नॉट राइट। आजकल लोग सोचते हैं कि सॉरी बोल दो, माफ़ी तो मिल ही जाएगी, तो सॉरी बोल देना क्या फॉरगिवनेस होता है? सॉरी बोलना सिर्फ एक फिजिकल वर्ड है, और फिजिकल वर्ड तो टेम्पररी है कि हमने टेम्पररी सॉरी बोल दिया और मन में स्टिल उसके लिए ग्रजेस हैं, मन में स्टिल वी आर फीलिंग एंगर, हेटेड उसके लिए, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं करता। बट ट्रू फॉरगिवनेस में जब हम जाते हैं तो हम सही में सामने वाले की गलतियों को या उससे हमें क्या लेसन लर्न करने को मिला वो सीखते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि क्लोजर नहीं मिलता कई बार ना, जैसे किसी की लड़ाई हो गई या कुछ भी, आपस में बात करनी ना एकदम लोग ना बंद कर देते हैं, तो वो क्लोजर मिलना ज़रूरी है या फिर खुद से ही उसको मान लेना बेटर है? इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि वाई टू डिपेंड ऑन अदर्स। हम क्यों वेट करें कि कोई और आए, वो हमें समझाए या हम उसकी वेट करें, तब तक हम अपने ग्रोथ को रोक ले। बेटर रहता है कि हम अपने आप को जल्दी ही एक्सेप्ट कर लें वो सिचुएशन के थ्रू, या उस सिचुएशन से हम बाहर जल्दी ही निकल जाएं और अपने आप को समझाएं और आगे बढ़ें। फॉर एग्जांपल, हम अगर चल रहे हैं, चलते चलते हमारा पैर स्लिप हो गया, हम गिर गए, सो विल यू वेट फॉर अदर कि कोई आएगा वो आपको उठाएगा? और अब नहीं ना, खुद से उठना पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो इन दिस केस ऑल्सो कि हम किसी की वेट नहीं करेंगे, हमें उस सिचुएशन को जल्दी ही हैंडल करना खुद से आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, हम जल्दी ग्रो कर पाएंगे। और हम वेट करें कि कोई सामने वाला आकर हमें उठाए, तो उतने कितने ही साल
कई बार तो हजारों साल उसमें लग जाएंगे सही बात है, वो भी आज के टाइम में। आज तो के टाइम में क्योंकि कोई किसी के सामने भी कोई गिरेगा ना, तब भी कोई तब भी नहीं उठाएगा। बिल्कुल। तो वेट करना तो ये अलग ही चीज हो गई फिर। हाँ बिल्कुल। जैसे कि मैम हर चीज को फॉरगिव करना जरूरी है, मतलब सब कुछ माफ कर देना? अगेन डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। कई बार वो सिचुएशन को बार बार अगर आ रही है, बार बार हम लर्निंग के लिए आ रही है, तो हम माफ़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, माफ़ करते हैं। बट देयर आर सर्टन पॉइंट जिस पॉइंट पे हम माफ़ नहीं कर सकते हैं और सामने वाले को पनिशमेंट या सामने वाले को एक लेसन लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम आगे बढ़ना है तो फिर हमें सामने वाले को लेसन भी सिखाना है। तो फॉरगिवनेस ज़रूरी नहीं हर बारी उस चीज़ में काम करें। देखना पड़ेगा कि क्या सही है, हाँ, फिर क्या गलत, क्या सही है और क्या गलत है, और क्या उसमें से हमें सीख लेना है। तो बेटर रहता है कि हम जल्दी सीख ले लें और आगे बढ़ें। तो मूविंग ऑन का मतलब क्या भूल जाना होता है? एक्चुअली मूविंग ऑन का मतलब भूल जाना नहीं कह सकते हम। इट मीन्स कि हम उस जो ग्रजेस को या नेगेटिव इमोशंस को सामने वाले के प्रति जो है उसको अंदर ही रखते हुए धीरे धीरे खुद को ही अगर हम इम्पैक्ट कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए और आगे को बढ़ना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमें मूव ऑन करना है, बट सब कुछ ध्यान में रखते हुए कि जिससे जो हमें सीख मिली है वो हमेशा हमारे माइंड में रहे और हम हर बार उस चीज को दोबारा से फील करें। यस, अगली बार कोई डिसीजन लेने से पहले। हाँ, कि हमारे माइंड में है कि हमने उस सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट करा था और वो चीज़ हमें नहीं करनी थी, या उसमें क्या ऐसा था जो हमें सीखने को मिलना था, जो हमने नहीं लेसन लर्न करा। बट हमें वो चीज़ समझते हुए उसको माइंड में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो अब एक इंटरेस्टिंग सा गेम करते हैं, ठीक है? मैं आपको कोई भी एक स्टेटमेंट बताऊंगी, ठीक है? आपको उसमें 1 लाइन में आंसर करना है। एक तरीके से रैपिड फायर राउंड है, ठीक है? फॉरगिवनेस इन 1 वर्ड। लेट गो। लेट गो ऑफ एंगर, हेट्रेड, रिजेंटमेंट। ओके। मॉर्निंग या नाइट ब्रीथिंग, विच इज बेटर? नाइट ब्रीथिंग इज बेटर देन मॉर्निंग ब्रीथिंग। मेरे को लगा मॉर्निंग ब्रीथिंग सुबह। नहीं, हम अगर रात को ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे बहुत सारे जो थॉट्स हैं या सारे दिन की जितनी भी हमारी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो उससे काफ़ी ख़त्म होती हैं और हम काम डाउन होते हैं और हमें रात को पॉजिटिव वो पॉजिटिविटी आती है और हम हायर इमोशंस में सोते हैं। तो सोने के बाद भी हम हायर वर्ल्ड में जब जाते हैं तो ब्रीदिंग काफ़ी इम्पैक्ट करती है उसमें। ओके। एंगर को कंट्रोल करने का फास्टेस्ट टूल? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज द बेस्ट टूल एंड द फास्टेस्ट टूल फॉर कंट्रोलिंग आवर एंगर। जैसे हमें गुस्सा आता है तो हम बहुत ज़्यादा अपने दांत ऐसे हमारे टाइट हो जाते हैं और हमारे अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है कि इसने ऐसे किया, कैसे, क्यों। तो ब्रीदिंग जब हम करेंगे तो हमारा एंगर बहुत जल्दी कामनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंगर इश्यूज वाले लोग जो कि आजकल रेड फ्लैग हैं तो वो जरूर ब्रीथिंग प्रैक्टिस करें और फिर बताएं। One habit everyone should drop today? I think over expressing yourself. हर चीज़ के लिए अपने आप को बहुत एक्सप्रेस करना, किसी को ज़्यादा ही एक्सप्लेन करना, ज़्यादा ही अपने आप को बड़ा चढ़ा कर जैसे कहते हैं वो बोलना, तो आई थिंक दैट शुड बी स्टॉप। ओके। पीस इनसाइड या आउटसाइड? इट्स मोर ऑफ इनसाइड, बिकॉज अगर हम अंदर से खुश रहेंगे, अंदर से पीसफुल रहेंगे, तभी हम आउटवर्डली खुश रह सकते हैं, क्योंकि दैट पीस इज परमानेंट। एंड जो आउटवर्ड पीस है वो इट्स काइंड ऑफ टेम्पररी। आउटवर्ड पीस हमें मिलेगा मनी से, नेम से, फेम से, सक्सेस से। तो जो इनर पीस है वो हमारी इनर एबिलिटीज़ को एनहेंस करेगा, हमारी नॉलेज एनहेंस करेगा, हमें इंटरनली सेटिस्फैक्शन मिलेगी हर चीज़ में। तो
इनर पीस इज मच बेटर. हमारा स्ट्रेस भी उससे काफ़ी कम होगा, हम काम रहेंगे, पेशेंस हमारे में ज़्यादा रहेगी. सो इनर पीस इज मच बेटर. Healing starts with the heart or mind. It's both way process. Actually, it starts from our mind first, then it goes to our heart. Mind में हम पहले healing के बारे में सोचते हैं कि that we have to heal ourselves, let's do this and that, so that we will then we put effort. जैसे हम उसको एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने के बाद वो हमारे हार्ट में जितना भी स्ट्रेस है या रिजेंटमेंट है, इस टाइप की जो फीलिंग्स है वो रिलीज होती हैं. सो फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद आवर माइंड, देन इट स्टार्ट्स विद आवर हार्ट. ओके, तो जैसे एंड्स अप विद हार्ट. जैसे आप इस हीलिंग फील्ड में आए, फॉरगिवनेस इस चीज़ से रिलेटेड, तो आपने कैसे सोचा? एक्चुअली मेरे आने का ये एक उसमें था कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोग बीमार हो रहे थे और डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग वाज लाइक कियोस. तो हम एक दूसरे को ना ही टच कर पा रहे थे, ना ही हम लोग मेडिसिन देते टाइम पे डॉक्टर्स को भी एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता था, या हम डॉक्टर्स के पास जाते थे तो हॉस्पिटल में जाने से भी डर लगता था. सो देन आई लर्न दिस हीलिंग टेक्निक्स, और जिसमें मुझे लगा इट्स नो टच, नो ड्रग थेरेपी, in which we are not giving any kind of medicines through we are not touching anybody. distance healing दे सकते हैं, उसमें हमें किसी को टच करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है. just working upon ourselves and working upon our प्राणमय कोशा, जिसको कि हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं. उस पे हम अगर काम करें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, चक्रास को बैलेंस करें, तो बिना मेडिसिन और बिना टच किए हम ठीक हो सकते हैं. सो दिस इज अ मिरेकल एंड दिस इज वेरी साइंटिफिक ऑल्सो. तो लेकिन आजकल जैसे आपने बताया लोग डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन लोग ना इंस्टाग्राम पे भी है ना हील हो रहे हैं इतनी सारी वीडियोस देख के, तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे? जो इंस्टाग्राम पे हील हो रहे हैं या जो इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं, इट्स मोर ऑफ दिखने में जो होता है एक्चुअली में वो नहीं होता, बिकॉज दे आर लाइक फोटो डाल देते हैं एंड शो ऑफ इज मोर इन इंस्टाग्राम. और एक्चुअली में जब हम हीलिंग करने जाते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हीलर अगर हील कर देता है तो उसी से सब काम हो जाता है. यस, हीलर तो अपना काम कर रहा है, बट उसके साथ साथ पेशेंट को भी लाइक छोटी ब्रीदिंग टेक्निक्स, फॉरगिवनेस साधना, ऐसे सब चीज़ें, फॉरगिवनेस करना, ये सब चीज़ें, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं. तो आउट ऑफ इंस्टाग्राम पेशेंट और हीलर दोनों को ही बहुत काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हीलिंग हो पाती है. तो मैम क्या हीलिंग में सामने वाले की एनर्जी भी मैटर करती है? यस, बिल्कुल करती हैं. अगर हीलिंग पॉसिबल होती है सबके लिए, हम हील तो सबको करते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड पर्सनस एनर्जी. देयर आर फ्यू पर्सन जिनकी एनर्जी काफ़ी रिसेप्टिव होती है, दे आर मोर रिसेप्टिव, तो वो जल्दी हील होते हैं. और कईयों को हीलिंग देते हैं बट उतना जल्दी इम्पैक्ट नहीं होता. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उनकी कैसी एनर्जी है और कैसे रिसेप्टिव हैं वो, तो हीलिंग काम करती है उसके अकॉर्डिंगली. तो इसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है हीलिंग के प्रोसेस में? हाँ जी, बिल्कुल एनर्जी एक्सचेंज होती है, और बिना एनर्जी एक्सचेंज किए हीलिंग करना आई विल नॉट सजेस्ट इट्स राइट. ओके, जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम पे लोग ना मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल रील्स देखते हैं, तो मोटिवेशनल रील्स सच में मोटिवेट करती है या फिर गिल्ट को और ज़्यादा बढ़ा देती है? एक्चुअली में अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लेके चलें, अगर हम उससे गेन करें, या उस मोटिवेशन रील से हमें क्या सीखने को मिला और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करें, फिर तो ये बहुत ही बेनिफिट है मोटिवेशन रील्स का.
बट अगर हम टाइम पास के लिए या जस्ट वी आर सिटिंग एंड स्क्रॉलिंग द स्क्रीन एंड डूइंग नथिंग, और फिर तो वो हमारा इतने घंटे वेस्ट हो जाते हैं उस पर, देन वी हैव दैट गिल्ट फीलिंग कि हमने इतने घंटे वेस्ट कर दिए. इट्स ऑलवेज टू डिपेंड अपॉन अगेन पर्सन टू पर्सन हाउ दे आर यूटिलाइजिंग देयर टाइम and how they are utilizing that motivational skill. If they are practically applying that skills in their life, then it's quite useful. आज के वर्ल्ड में ना, इन टुडेज वर्ल्ड, एवरीवन इज कंपेयरिंग, मतलब themselves के हम ऐसे हैं, सामने वाला ऐसा है, तो कंपैरिजन इज सो कॉमन. तो उसका सॉल्यूशन क्या है? लोगों को अनफॉलो कर दें, देखना बंद कर दें, या फिर अंदर इनर वर्क करें? एक्चुअली कंपैरिजन जब हम करते हैं तो इट्स पार्ट ऑफ एंजाइटी. हमने किसी को देख लिया, हमें बहुत एंजाइटी हो गई, और उसी टाइम हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं. अरे भाई वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, ऐसे करके. तो हमारे खुद के थॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो कि हमें एंजाइटी पे लेके चले जाते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट. एंड जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके चले और हम प्रैक्टिकली अपने पे काम करें, तो वो हमें ज़्यादा बेटर है, और विच इज़ परमानेंट ऑल्सो. डिजिटल डिटॉक्स जो है, ये सच में काम करते हैं या फिर सिर्फ एक ट्रेंड की तरह चल रहा है? एक्चुअली डिजिटल डिटॉक्स ज़रूरी भी है आज की डेट में, जहाँ हर जगह गैजेट्स, हर जगह बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई गैजेट्स और सब ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. तो मीडिया या फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं जिससे वो इम्पैक्टेड हैं. तो कुछ देर के लिए अगर हम उसको बंद कर देते हैं, तो इससे ना ही केवल हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, हमारी बहुत सारा टाइम और एनर्जी बचता है. और वो टाइम हम यहाँ ना लगाकर हम बाहर की तरफ, लाइक नेचर की तरफ ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, जिससे कि हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो इतने आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा. जी, वैलिडेशन की आदत है लोगों की, क्या ये सच में कुछ काम करती है? Actually, validation, I will not say that it's very good thing कि हम किसी के रिएक्शन पे डिपेंड रहे हमारी जो हैप्पीनेस है. Why one should be dependent on others' reaction for your happiness? It's always better क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी जो सेल्फ वर्थ है वो इम्पैक्ट करेगी. तो जैसे हीलिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जैसे कोई हीलिंग स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करे वो? देखिए, जो हीलिंग के लिए हम योग प्राण विद्या जो है उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो कि श्री NJ रेड्डी सर ने स्टार्ट करी है, उनके द्वारा ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे लेवल्स हैं उसमें. तो लेवल 1 से वी कैन स्टार्ट फॉर द बेसिक कोर्स, जिसमें हम बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़, या हमारे ऑरा कैसे हम क्लीन कर सकते हैं, चक्रा क्या होते हैं, उनको कैसे ब्लॉकेजेस होते हैं, इन सब को हम कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट टच, नो ड्रग थेरेपी है. एंड ये प्राणमय कोशा पे काम करता है. तो ऐसे लेवल 1 के अलावा लेवल 2 आगे लेवल्स इसमें बढ़ते जाते हैं, जिसमें फिर हम कलर्स यूज़ करते हैं, ऐसे ही आगे और क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं. सो डिफरेंट टाइप की हीलिंग्स हैं जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके हम उसको सीख सकते हैं. और उसके अलावा मेडिटेशन, सुपर ब्रेन आसना, देन फॉरगिवनेस, एक ऐप है योग प्राण विद्या ऐप, साधना ऐप, जो भी काफ़ी लैंग्वेजेस में है. तो उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठ के भी हम उससे मेडिटेशन कर सकते हैं या फॉरगिवनेस कर सकते हैं. या फिर हम किसी ट्रेंड जैसे हीलर्स हैं तो हम हीलर्स को अप्रोच कर सकते हैं सीखने के लिए, या फिर हीलिंग करवाने के लिए ट्रेनर्स हैं. तो जैसे बहुत से लोगों को मैम ये नहीं पता चलता कि सच में उनको हीलिंग की ज़रूरत है या फिर नहीं है. वो मतलब कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो वो कैसे अपने आप को देख पाएँ, समझ पाएँ?
उसके लिए एक हीलर से कनेक्ट करना ज़रूरी है और उनकी एनर्जीज चेक करने के बाद ही पता चलता है कि क्या इशू है। कईयों को फिजिकल प्रॉब्लम होती है या कईयों को अगर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको पता भी नहीं चलता। लाइक कोई अगर बहुत टाइम में स्ट्रेस में है या एंजाइटी इश्यूज बहुत ज़्यादा उनको हैं तो कई बार उनको ये नहीं समझ में आता कि उनके साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो जब वो हीलिंग करवाते हैं तो उनके जो ब्लॉक्ड चक्रस हैं वो खुलने लगते हैं। तो धीरे धीरे उनको लाइक मेडिटेशन के द्वारा, इसमें जैसे हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है तो हम मेडिटेशन जब करते हैं जिसमें प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन है तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है हमें। हमारा ऑरा इंक्रीज होता है और फिर हम रिसेप्टिव भी होने लगते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगता है कि उनकी हीलिंग के थ्रू क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको और काफ़ी लोग ठीक होते हैं उससे। अच्छा, तो फिर आप कोई ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर हीलिंग सीखिए भी और अगर ज़रूरत पड़ने पर अगर आप बहुत देर से मेडिसिन्स खा रहे हैं और आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग सो मच ऑफ मेडिसिन्स एंड एलोपैथिक अगर आप ट्रीटमेंट लेते जा रहे हैं और उससे अगर आप हीलिंग करवाते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मेडिटेशन और ब्रीदिंग और फॉरगिवनेस इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू डू इन डेली लाइफ। It will help you to come out from stress, anxiety, or your physical issues, health issues, then your relationship issues. तो अगर कभी भी आपको ऐसा स्टक फील होता है अपने लाइफ में, आप नहीं समझ पा रहे हो आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं, और इतने प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो गया, रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो गया, तो आप एक किसी अच्छे हीलर से मिल सकते हो, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हो और फिर उस हीलिंग प्रोसेस से, फॉरगिवनेस से खुद से बाहर निकल सकते हो, अपनी परेशानी से, स्ट्रेस से। तो मैम की सारी डिटेल्स हम मेंशन कर देंगे। अगर आपको मैम से कनेक्ट करना है, किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी है, तो मैम ऑलवेज देयर फॉर ऑल यू गाइज। तो आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा मैम आज इस पॉडकास्ट में फॉरगिवनेस का असली मतलब समझा, सच में क्या होती है और लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। ब्रीथिंग टेक्निक जो मुझे सच में नहीं पता था, इस तरीके से भी हम हील कर सकते हैं एक तरीके से। तो बहुत अच्छा लगा। तो आप बताइए बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में डिस्कशन करी हमने या हीलिंग के बारे में लोगों तक एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके थ्रू आपके थ्रू लोगों तक हम पहुँचे और लोगों को एक फॉरगिवनेस के बारे में एक्सप्लेन करने का या ब्रीदिंग, राइट वे ऑफ ब्रीदिंग क्या है, उन तक एक मैसेज पहुंचाने का ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म था। और आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू सो मच मैम। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। तो अभी करना है ये बाद में करें? कुछ कॉफी टी मंगवाऊं? नहीं, है स्टार्टर? वेरी कंफर्टेबल एंड बिल्कुल भी वो नहीं था माइंड में था ना। हाँ ठीक है।